पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। कैसे हैं आप सब? होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे आपका जो यूनिट 2 का लास्ट चैप्टर है, डेट इज़ योर्स एड्रेसिंग द रियल एंड कॉम्प्लेक्स इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट, अर्थात विकास के वास्तविक और जटिल मुद्दों को संबोधित करेंगे। और इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है ये हम आगे चल कर डिस्कस कर रहे होंगे। आपको कुछ नहीं करना है, फ़ोन को अपने एकदम साइलेंटली मेरी बातों को ध्यान से सुनना है और चीज़ों को समझने का प्रयास करना है। देखिए, अब आप इतने छोटे से तो नहीं है कि हम आपको एक एक लाइन एक्सप्लेन करें। मैं जो रीड कर रही हूँ सारा आशय कहने का शब्दों का उसी में है। आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। जहाँ पर मैं बताऊँ कि ये लाइन आपकी इम्पोर्टेंट है तो अगर आप चाहें तो उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर एक रफ कॉपी और पेन लेके बैठे हैं तो लिख भी सकते हैं। इससे पहले कि आज हम आपका यूनिट 2 का लास्ट चैप्टर शुरू करेंगे, हम आप चाहेंगे कि आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है, और एक बार अपने दोस्तों साथियों तक अपने ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर दीजिए। सो आइए शुरू करते हैं। आज आपका पहला टॉपिक वायु प्रदूषण। अरे मैम, एयर प्रदूषण क्यों पढ़ा रही हैं? ये तो मेरे को आता है। हमने कहा रुको ज़रा, सब्र करो, अभी बताते हैं। हमने कहा ये आपको थोड़ा सा उच्च स्तर का वायु प्रदूषण पढ़ना है। अब देखो इसमें लैंग्वेज क्या लिखी, सबसे पहले समझो। इस पृथ्वी पर वायु जीवनदायी तत्व के रूप में उपस्थित है। कैसा तत्व है? तो जीवनदायी तत्व है, तथा इसकी विशाल मात्रा से वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर बनता है। अब आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि किसकी विशाल मात्रा से एटमॉस्फेयर बनता है? ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी स्थल, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आप क्या लगा कर कहेंगे वहाँ की जीवनदायी तत्व आपका क्या है? वायु है ना। इस तरीके से आप आंसर करके आ पाएंगे। पृथ्वी मंडल के लिए वायुमंडल एक ऐसा आवरण बनाए रखता है जिससे दिन रात का तापमान नियमित बना रहता है तथा हानिकारक पराबैंगनी किरणों एवं उल्काओं को पृथ्वी पर आने से रोकता है। वायुमंडल ही हमारी पृथ्वी पर प्रकाश, वायु, बादल, वर्षा, अग्नि तथा हिम के लिए उत्तरदायी है। किसके किसके लिए उत्तरदायी है? तो जो आपका ये सनलाइट है, जो आपका ये बादल है ना, क्लाउड्स, रेन, फायर, जो आपके आइस है, इन सब के लिए उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है। अतः इसके अभाव में, यानी कि यदि इसकी कमी हो जाए तो जीवन की कल्पना करना संभव नहीं है। आप ये नहीं कल्पना कर सकते हैं, ये नहीं सोच सकते हैं कि लाइफ भी होती है, लाइफ नाम की भी कोई चिड़िया है। शुद्ध वायु जीवन का आधार है। क्या है? बेस है। जैसे पिज्ज़ा होता है ना, अगर बेस ही नहीं होगा तो पिज्ज़ा किस पे बनाओगे ये बताओ? विदाउट बेस देयर इज़ नो पिज़्ज़ा। सो सेम वी कैन से राइट कि विदाउट एयर देयर इज़ नो लाइफ, है ना। तो जैसा कि आपको पता है कि प्राकृतिक संरचना में विभिन्न गैसें आपकी जलवाष्प और धूलकण एक निश्चित अनुपात में उपस्थित रहते हैं। यही निश्चित अनुपात शुद्ध वायु की रचना करता है जिसका उपयोग जीवधारी करते हैं। प्रकृति शुद्ध वायु के अनुपात को संतुलित बनाए रखने का प्रयास करती है। ये प्रक्रिया स्वनियंत्रित यानी सेल्फ कंट्रोल तथा स्वशुद्धिकरण यानी सेल्फ प्यूरिफिकेशन के फलस्वरूप संपन्न होती है। परंतु वायु के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में ऐसा कोई भी अवांछित परिवर्तन जिसके द्वारा स्वयं मनुष्य के जीवन या अन्य जीवों की जीवन जीने की परिस्थितियां या सांस्कृतिक संपत्ति को हानि पहुंचती है अथवा प्राकृतिक संपदा नष्ट हो जाती है, तो इसे ही वायु प्रदूषण कहते हैं। समझ में आ रही है बात? कितना सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा इन्होंने कि साधारण भाषा में वायु प्रदूषण का अर्थ है जब वायुमंडल में विविध प्रकार के प्रदूषक जैसे आपके धूल, गैस, दुर्गंध, धुंध, स्मॉग, जो आप दिल्ली में देखते हैं और वो लोग बोलते नहीं है कि पराली के जलाने से हो गया, वही आपका धुंध, स्मॉग, धुआं व वाष्प इतनी अधिक मात्रा एवं लंबी अवधि तक उपस्थित रहे कि उससे वायु के नैसर्गिक गुण ही परिवर्तित हो जाए तथा मानव स्वास्थ्य, जीवन के सुख एवं सुविधाओं तथा संपत्ति को हानि होने लगे तथा जीवन की गुणवत्ता में बाधा पहुंचने लगे तथा संपूर्ण पर्यावरण प्रभावित होने लगे। तो इसे आप क्या कहेंगे कि ये होता है आपके जल प्रदूषण। विश्व स्वास्थ्य संगठन की यदि मैं बात करूं, पूछा जाता है फुल फॉर्म आपका WHO का, याद रखिएगा WHO का फुल फॉर्म तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यदि मैं हिंदी में बात करूं तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसके अनुसार क्या कहा गया कि वायु प्रदूषण एक ऐसी स्थिति है, यानी एयर पोल्यूशन एक ऐसी स्टेज है, एक ऐसी कंडीशन है जिससे
बाह्य वातावरण में मनुष्य और उसके पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले तत्व सघन रूप में एकत्रित हो जाते हैं। सघन का मतलब मैम क्या होता है? हमने कहा देखो बेटा, एक होता है रेयर, एक होता है डेंस। रेयर को तो कहते हैं विरल। जैसे मान लो ये एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होता है? रेयरली। क्यों? क्योंकि वो दूर दूर होते हैं। जैसे जो आपका सॉलिड होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो उसके कण होते हैं, वो क्या होते हैं? पास पास होते हैं, है ना? तो इसको कहते हैं डेंस। ठीक, तो ये क्या होते हैं? पहुंचाने वाले तत्व सघन रूप में एकत्रित हो जाते हैं। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वायु प्रदूषण एक ऐसा अवांछनीय परिवर्तन जिसे हम नहीं चाहते हैं, है ना? ऐसा अवांछनीय परिवर्तन है जो संपूर्ण सृष्टि पर अपना प्रभाव डालता है। अतः वायु प्रदूषण फैलाने वाले प्रदूषकों के आधार पर इनके प्रकारों की व्याख्या करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। सब अब देखो मैम, क्या वायु प्रदूषण के भी प्रकार होते हैं? हमने कहा हाँ जी बिल्कुल। आपने कहा मैम कौन कौन से? हमने कहा एक तो देखो आपका प्राकृतिक प्रदूषण होता है और दूसरा आपका मानवीकृत या कृत्रिम प्रदूषण होता है। तो जरा एक बार समझ लो कि वायु प्रदूषण के दो कौन कौन से प्रकार हैं। तो मानवीकरण, एक आपका प्राकृतिक। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्राकृतिक प्रदूषण क्या होता है, नेचुरल पॉल्यूशन क्या होता है। ये प्रदूषण प्राकृतिक घटना है, मतलब जो आपकी नेचर के थ्रू जो आपकी घटनाएं हो रही हैं, है ना, जो चीज़ें बदलाव हो रहे हैं, उनसे यदि प्रदूषण उत्पन्न होता है तो वो आपका नेचुरल एयर पोल्यूशन कहलाता है। जैसे आपका मैम, जैसे नेचुरल प्रोसेस में हमने कहा जैसे ज्वालामुखी का विस्फोट, चट्टानों का टूटना, कणों का बिखरना, धूल भरी आंधी एवं तूफान, वनों की आग, दलदल व अनूपों से निकली मीथेन गैस आदि के कारण होता है। परंतु प्रकृति इस प्रकार के प्रदूषण को स्वयं नियंत्रित कर लेती है। मतलब वो अगर इतना पॉल्यूशन हो रहा है तो वो उसको सेल्फ मैनेज भी कर लेगी। एक लेकिन होता है जो आपका मानवीकृत या कृत्रिम प्रदूषण। याद रखिएगा कि कृत्रिम प्रदूषण जो है वो आपका कितने प्रकार का होता है? तो 5 प्रकार का। तो सबसे पहले आप समझ लो कि पोल्यूशन पढ़ा। पोल्यूशन में हम सबसे पहले आपका क्या पढ़ा रहे हैं? हम आपको एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में हमने आपको 2 पार्ट बताए। एक आपको हमने बताया नेचुरल, एक हमने बताया मैन मेड। अब मैन मेड के कितने पार्ट बता रहे हैं हम आपको? तो 5 याद रखिएगा। कौन कौन से? तो पहला पार्ट है आपका औद्योगिक। देखिए मानवीकृत और कृत्रिम प्रदूषण क्या है? सीधी सी बात है कि नेचुरल प्रदूषण की यदि बात करें तो प्रकृति के द्वारा फैलाया है। अगर मानवीकृत की बात करें या कृत्रिम रूप की, तो मानव यानी ह्यूमन बींग्स के द्वारा फैलाया गया है। जैसे आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, है ना। उसके बाद में आपका हाइड्रोकार्बन आदि दूषित गैसों, सूक्ष्म कणों, प्रदूषकों जैसे आपका शीशा, लोहा, जिंक, एस्बेस्टॉस, क्रोमियम आदि, वायु विलय, एरोसोल जैसे धुआं, कुहासा आदि तथा जैविक प्रदूषक जैसे कवक, जीवाणु एवं बैक्टीरिया के कारण हो सकते हैं। तो कृत्रिम प्रदूषण निम्न 5 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला है आपका औद्योगिक निर्माण प्रक्रम, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। वायु प्रदूषण प्रमुखता उद्योगों से उत्पन्न होता है। कारखानों से निकलने वाले हानिकारक पदार्थ गैस एवं कणों के रूप में वायु को प्रदूषित करते हैं। कोयले से जहरीली मोनोऑक्साइड, नायलॉन के कारखानों से कार्बन अब देखो पूछा जा सकता है कि नायलॉन के कारखाने से कौन सी गैस निकलती? तो कौन सी निकलती? कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन सल्फाइड। तथा एल्युमिनियम कारखानों से निकले फ्लोराइड वायु को प्रदूषित करते हैं। वर्तमान में न्यूयॉर्क, ब्रिटेन तथा भारत में दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, कानपुर आदि शहरों में वायु प्रदूषण इनके औद्योगिकरण क्षेत्रों की वजह से फैला है। देख लीजिए कहीं ना कहीं इसमें आपके शहर का तो नाम नहीं है, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, कानपुर आदि शहर। दहन प्रक्रम की यदि मैं बात करूँ, कंब्यूशन प्रोसेस की, तो ये क्या होता है मैम? हमने कहा देखिए ये होता है, ये 5वें के अंतर्गत हम आपका दूसरा पढ़ रहे हैं कि कंब्यूशन प्रोसेस क्या होता है। वायु प्रदूषण के कारण घरेलू तथा व्यावसायिक वाहनों का दहन प्रक्रम है। घरेलू में मैम क्या होता है? हमने कहा जैसे आज भी आप गाँव जाइए, देखिए औरतें चूल्हा जला रही है ना, तो ईंधनों, लकड़ी, गोबर के उपलों, मिट्टी, तेल, कुकिंग गैस आदि के पूर्ण दहन से निकली कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैसों तथा अपूर्ण दहन से हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक, पायरिन यौगिक निकलते हैं जो वायु को प्रदूषित करते हैं। भारत में 90% ऊर्जा घरेलू ईंधनों से प्राप्त की जाती है। वाहनों में इंजन में आंतरिक दहन से निकलने वाले धुएं में कार्बन उसके बाद में हाइड्रोकार्बन से आपके, और उसके बाद में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और बहुत सी गैसेस पाई जाती हैं। ठीक है। तीसरा है आपका कृषि प्रक्रम, एग्रीकल्चरल प्रोसेस क्या है ना। तो इसमें भी जैसे आप लोग, अब क्या होता है कि जैसे मान लो खेती है, तो खेती में क्या करते हैं? पहले के ज़माने में
इतनी सब चीज़ें नहीं यूज़ की जाती थी खाद के रूप में, लेकिन अब क्या है, खरपतवार नाशक, कीटनाशक मतलब इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, पेस्ट कंट्रोलिंग, ये सब चीज़ें बहुत होने लगी है ना। तो कहीं ना कहीं ये आपका कृषि प्रक्रम हो गया, किसमें, मानवीकृत प्रदूषण में। याद रखिएगा, मानवीय प्रदूषण किसकी बात हो रही है, तो वायु प्रदूषण की। परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं की यदि मैं बात करूँ तो जो आपकी रेडियोधर्मी समस्थानिकों को प्रयोग से निकले विद्युत मानव व पौधों को लंबे समय तक प्रभावित करते हैं। रेडियोएक्टिव पदार्थों के अपशिष्ट वायु प्रदूषण को लंबे समय तक प्रभावी रखते हैं। विलायकों के प्रयोग की बात करूं मैं, अगर यूजेज ऑफ सॉल्वेंट्स की बात करूं तो स्प्रे पेंटिंग, पॉलिश व फर्नीचर की पॉलिश करने के लिए बनाए जाने वाले रसायनों हेतु विलायकों से उड़नशील हाइड्रोकार्बन निकलते हैं तथा वायु से मिल जाते हैं, जिससे वायु प्रदूषित होती है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट कि वायु प्रदूषण के कारण और स्रोत, मतलब क्या कॉज है, क्या उसके सोर्सेज हैं। अगर इसकी बात करें, प्राकृतिक तथा कृत्रिम प्रकार के वायु प्रदूषणों के अंतर्गत लिखे गए सभी बिंदु वायु प्रदूषण के कारण हैं। इनके अतिरिक्त जेट विमान तथा रेफ्रिजरेटर आदि भी फ्लोरोकार्बन युक्त होते हैं तथा वायु प्रदूषण फैलाते हैं। तो जैसा कि हमने आपसे वैसे भी रेफ्रिजरेटर, एसी, जो आपके शीत जो पदार्थ होते हैं, अर्थात जिससे आपका कूलिंग एजेंट्स जिनको हम कह सकते हैं, जैसे आपके हमने सबसे वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस गैस आपकी जो हमने बताई थी CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो भी एक क्या है, आपका वायु प्रदूषण का ही तो स्रोत है। नेक्स्ट पॉइंट, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू के निकोटीन के जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, फॉर्मेल्डिहाइड एवं अन्य हाइड्रोकार्बन धुएं के साथ वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। सीधी सी बात है, जो पी रहा है वो तो पी ही रहा है, सामने वाले को भी हानि पहुंचा रहा है। क्यों? क्योंकि जब वायु में वो धुआं मिश्रित हो जाएगा, जब मिक्स हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसको श्वास के रूप में सामने वाला इंसान भी लेगा, है ना। तो उसके बाद में देखो ज़रा, पैदल चलने वाले लोगों के पैरों से उड़ने वाली धूल भी वायु को प्रदूषित करती है। जब आप चल रहे होते मिट्टी में, तो जो धूल उड़ती है वो भी क्या है, आपका एयर पोल्यूशन का कारण है। चमड़ा शोधन, मद्य निर्माण तथा इत्र बनाने के कारखानों आदि से आसपास से वातावरण में दुर्गंध फैलती है, जो वायु को भी प्रदूषित करती है। आप यदि कभी कानपुर जाएंगे तो आपको रास्ते में ऐसी स्मेल्स 2-4 जगह मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? क्योंकि यहाँ पर क्या इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, इस वजह से यहाँ पर आपको ना बहुत कुछ ऐसी गंदगी मिलेगी, जो ये सब किसके कारण है, फिर आपके किसके हैं, तो एयर पोल्यूशन के। सार्वजनिक स्थलों के मूत्रालयों व शौचालयों की गंदगी भी वायु प्रदूषण फैलाती है। क्या होता है, लोग अपने घर का, एक मतलब जेन्युइन बात अगर हम आपसे कहें, अपने घर का वॉशरूम है, बाहर का वॉशरूम की कोई केयर नहीं, ऐसे ही चले आते हैं भाई। तो ये क्या है ये लोगों में जागरूकता नहीं है, ये कह सकते हैं आप, या ये उनको समझाना पड़ेगा कि ये पर्यावरण के लिए कितना हानिकारक है, तब शायद उन्हें समझ में आए, है ना। पृथ्वी की पपड़ी नष्ट होने से रेडियोधर्मी क्षय से उत्पन्न रेडॉन गैस जो है वो भी वायु के प्रदूषित करती है। पशुओं द्वारा भोजन के पाचन के कारण उत्सर्जित मीथेन गैस भी कहीं ना कहीं आपका वायु प्रदूषण का कारण है। जंगल की आग से उत्पन्न धुओं एवं कार्बन मोनोऑक्साइड, ज्वालामुखीय गतिविधि जिससे सल्फर, क्लोरीन एवं सूक्ष्म रास उत्पन्न होती है। बिजली संयंत्र जो आपके होते हैं, पावर प्लांट जिन्हें आप कहते हैं, इनकी चिमनियाँ, नगर निगम के कचरे की भट्टी जैसे स्थिर वायु प्रदूषण स्रोत है। स्थिर वायु प्रदूषण स्रोत का मतलब है कि ये तो आपका रोज इनसे पोल्यूशन उत्पन्न हो ही रहा है, इनको तो रोक ही नहीं पा रहे हैं, इस पर तो ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है ना भाई। लाइट आएगी तो सीधी सी बात है, पावर प्लांट में चिमनियाँ से धुआं निकलेगा ज़रूर, जिससे लॉस होगा ज़रूर। उसके बाद में आपका नगर निगम का कचरा इकट्ठा हो गई, वहाँ की भट्टी जलेगी, तो इससे भी कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। मोटर गाड़ी, हवाई जहाज़ जैसे गतिशील स्रोत आपके, जलाऊ लकड़ी, चूल्हा, भट्टी एवं भस्मक जैसे स्रोत जो है, ये सब आपके इसके कारण हैं। उसके बाद में वायु प्रदूषण के जो प्रभाव पड़ते हैं वो किस पर पड़ते हैं। देखो, अगर कहीं ना कहीं सब चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं, इसलिए एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, है ना। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो मानव पर प्रभाव पड़ता है। मानव पर वायु प्रदूषण का प्रभाव निम्नलिखित प्रकार से पड़ता है। तो देखो कैसे पड़ता है। पहला है आपका नाइट्रोजन तथा उसके विभिन्न ऑक्साइड श्वसन में कठिनाई, फेफड़ों के संक्रमण तथा कैंसर को दावत देते। समझ लो कौन कौन सी बीमारी। अब यही क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि किसके ऑक्साइड से श्वसन में कठिनाई,
फेफड़ों के संक्रमण तथा कैंसर को दावत देते हैं। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो आप क्या लगा कर कहेंगे? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। कौन, किसके ऑक्साइड? तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड और उसके विभिन्न ऑक्साइड श्वसन में कठिनाई, फेफड़ों के संक्रमण तथा कैंसर को दावत देते हैं। कार्बन के विभिन्न यौगिक आपके जैसे कार्बन, CO का, ये CO का मतलब होता है बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड, और CO2 O कैपिटल रहता है, याद रखिएगा। CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब मानव व जीव जंतुओं को प्रभावित करते हैं। इससे सिर दर्द, उल्टी, हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की कमी, आँखों का लाल होना आदि परेशानियां सामने आती हैं। प्रदूषकों द्वारा ऑक्सीकरण हेतु ऑक्सीजन प्रयोग करने से वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। लेड व कैडमियम के यौगिक स्वतंत्र श्वसन तंत्र पर प्रभाव डालते हैं। वायु प्रदूषक से ओजोन परत का क्या हो जाता है? ह्रास निरंतर जारी रहता है। विभिन्न वायु प्रदूषक आँख, नाक, कान में जलन पैदा करते हैं। कच्चे तेल के शोधन से निकले गंधक से चर्म रोग के साथ ही इससे समुद्री जीवों को भी खतरा उत्पन्न होता है। साथ में आपका SO2, CO2 आदि वायु प्रदूषक अम्लीय वर्षा कराते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि अम्लीय वर्षा मतलब वायु, कौन से वायु प्रदूषक ऐसे हैं जो अम्लीय वर्षा कराते हैं? तो SO2 और CO2, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। पैन का फुल फॉर्म पर ऑक्सी एसिटल नाइट्रेट की अधिकता से चर्म रोग, आनुवांशिक परिवर्तन, कैंसर आदि हो जाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO से श्वास अवरोधक एस्फिक्सेशन हो जाता है। सिगरेट तथा बीड़ी के धुआं कैंसरजनक है, तब भी लोग पीते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल पत्थर, बिजली के समान तथा इमारतों को नुकसान पहुंचा देता है। साथ में आपका शीशा, कणों से तंत्र पर बुरा प्रभाव भी पड़ता है। मल मूत्र व मृत जीव से वायु में दुर्गंध फैलती, सबको पता है। जैसे आपके घर में ही देख लो, कभी कदार अगर कोई जीव मर जाए, कोई चूहा ही मर जाए मान, तो इतना गंदा थोड़े दिन के बाद में स्मेल आने लगती, तब पता चलता है कि हाँ हाँ चूहा मरा है। वो पता तब चलता है जब वो सड़ने लगता है, जब उससे दुर्गंध आने लगती है ना। वनस्पतियों पर प्रभाव की यदि मैं बात करूँ, इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स की, तो विभिन्न वायु प्रदूषक पौधों पर भिन्न प्रभाव डालते हैं। कैसे डालते हैं? सबसे पहला है आपका कि फ्लोराइड से पौधों की पत्तियों में क्लोरोसिस तथा ऊतक क्षय यानी निक्रोसिस जैसे रोग हो जाते हैं। आर्सेनिक यौगिक पौधों को विषाक्त बना देते हैं। जंतुओं के मल मूत्र से पर्ण विलग्न हो जाता है। ओजोन से पत्तियों के खंभ ऊतक नष्ट होने लगते हैं। ठीक, औद्योगिक वायु प्रदूषकों से कलियों का मुरझाना, फलों का छोटे आकार का होना तथा पत्तियों का विलग्न होना सामान्य समस्या है। रेडियोधर्मी अपशिष्ट के कारण पौधों की आनुवांशिकी पर प्रभाव पड़ता है। पैन यानी कि पर ऑक्सी एसिटल नाइट्रेट से पौधों की वृद्धि तथा विकास पर असर पड़ता है। नाइट्रोजन यौगिकों के कारण पत्तियां रंगहीन हो जाती हैं तथा इससे टमाटर, मटर आदि के पौधों में विशेष हानि हो जाती है। वायुमंडल पर प्रभाव की यदि मैं बात करूं, इफेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करूं, तो वायु प्रदूषण द्वारा वायुमंडल पर पड़ने वाले प्रभावों की व्याख्या निम्न बिंदुओं से की जा सकती है। पहला है आपका मौसम पर प्रभाव, इफेक्ट्स ऑन वेदर। मौसम पर प्रभाव आपका कैसे पड़ता है? तो देखो, विभिन्न वायु प्रदूषक बादल, ताप एवं वर्षा को प्रभावित करते हैं। स्थानीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर मौसमी प्रदूषक द्वारा प्रभावित रहता है। शहरों के पक्के भवन तथा पक्की सड़कें ताप को अवशोषित कर लेती है, परंतु वायु प्रदूषण के कारण उनकी गर्मी नहीं निकाल पाती है। लेकिन उनकी गर्मी क्या होती है? नहीं निकल पाती। क्यों नहीं निकल पाती है? देखो, सुबह क्या हुआ, जैसे ये आपकी सन है, सूरज चाचू आ गए, इन्होंने इनकी सनरेज से क्या हुआ भाई कि ये जो आपकी रोड थी ये पक्की सड़क है, तो ये सनरेज सब इसमें क्या हुआ? एब्जॉर्ब हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है ना। लेकिन इतना ज़्यादा एयर पॉल्यूशन है, इतना ज़्यादा एयर पॉल्यूशन है, और तो इस वजह से ये ऊपर जा ही नहीं पा रहे हैं कण, और कहीं ना कहीं ये इसमें ही जो गर्मी है वो इसी एरिया में आपकी इसी वायुमंडल में समाहित हो जाती है। इसलिए दिन प्रतिदिन क्या है? टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। वनों की आग, लुगदी व कागज मिलों से धुआं मेघों के वितरण में परिवर्तित कर देता है। दृश्यता पर प्रभाव की बात करूं मैं, इफेक्ट्स ऑफ विजिबिलिटी की बात करूं, तो वायु में प्रदूषकों की उपस्थिति प्रकाश किरणों को प्रकीर्णित कर देती है, जिससे दृश्यता कम हो जाती है। यह दृश्यता 0.5 से 1 म्यू यानी माइक्रोन मीटर व्यास के कणों से सर्वाधिक प्रभावित होती है। जलवायु पर प्रभाव की यदि मैं बात करूं, इफेक्ट्स ऑन क्लाइमेट, भाई जलवायु पर क्या भाई प्रभाव पड़ता है?
तो वायु प्रदूषण ना केवल स्थानीय वरन पूरे विश्व की जलवायु को, ऐसा नहीं है कि जहाँ पॉल्यूशन हो रहा है सिर्फ वहीं की जलवायु का परिवर्तन हो रहा है, ऐसा नहीं है, ये पूरे विश्व की यानी पूरे वर्ल्ड की जलवायु को प्रभावित करता है। वायु प्रदूषण के कारण प्रतिदिन पूरे विश्व का तापमान बढ़ रहा है तथा जलवायु के कारण के परिवर्तन में, देखो जलवायु में परिवर्तन के कारण गर्मियों में भी सूखे ओले पड़ जाते हैं, समझ रहे हो। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय की यदि मैं बात करूँ तो सबसे पहले ऑटोमोबाइल व्हीकल्स से निकले धुएं को निर्वात नाल यानी वैक्यूम ट्यूब तथा पश्च ज्वालक यानी आफ्टर बर्नर लगाकर कम किया जाना चाहिए। उसके बाद में डीजल ईंधन में संयोजी पदार्थों को मिलाकर तथा पेट्रोल से लेड व सल्फर को निकालकर प्रदूषण को कम किया जाए। उत्प्रेरक परिवर्तकों के उपयोग से वाहनों से उत्सर्जित प्रदूषकों को कम लिया जाए। वाहन निर्माताओं द्वारा आंतरिक दहन इंजनों की संरचना के लिए कुछ ऐसे उपाय किए जाएं कि ईंधन का पूर्ण दहन हो सके ताकि प्रदूषण कम निकले। सीधी सी बात है, जब ईंधन का पूर्ण दहन नहीं होता है यानी पूर्ण रूप से वो जल नहीं पाता है, तभी उससे क्या निकलता है, पॉल्यूशन निकलता है, प्रदूषण उत्सर्जित होता है। कल कारखानों को नगरों से दूर स्थापित किया जाना चाहिए। पता चले जहाँ शहर है आपका, है ना, वहीं पे जो है कारखाने लगे तो वो कहीं ना कहीं आपका, अगर वो शहर है तो वहाँ के जितने लोग हैं उन सबको कहीं ना कहीं ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा, है ना। उसके बाद चिमनियों में स्थित विद्युत अवशोषकों का प्रयोग किया जाए। कोयला चलित संयंत्रों को बंद करके ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को अपनाया जाए। ज़्यादा पुराने वाहनों को चलाने पर रोक होनी चाहिए। चिमनियों की ऊंचाई को बढ़ाया जाए। घरों में धुआं रहित ईंधनों का प्रयोग बंद करके ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोतों यानी अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी को अपनाया जाए। किसी भी स्थान पर कूड़े करकट को जलाने पर रोक लगाई जानी चाहिए। सड़क के दोनों तरफ वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। प्रदूषण सूचक पौधों को आरोपित भी किया जाना चाहिए। तो ये तो आपने क्या पढ़ लिया, वायु प्रदूषण पढ़ लिया। भाई वायु प्रदूषण क्या होता है, उसके कारक क्या होते हैं, गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, ह्यूमन बींग्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ईच एंड एवरीथिंग। अब हम लोग किसकी तरफ चलेंगे, तो जल प्रदूषण की तरफ चलेंगे, जिसका नाम है आपका वाटर पोल्यूशन। तो आइए देखते क्या कहा गया है यहाँ पे कि पारिस्थितिकी के निर्माण में जल एक क्या है, आधारभूत कारक है। जीव जंतु व वनस्पतियाँ अपने पोषक तत्व की प्राप्ति जल के माध्यम से करते हैं। मानव जीवन भी शुद्ध जल पर आधारित है। मानव शरीर को लगभग 2/3 भाग जल से ही निर्मित है। शरीर में पोषक तत्वों का प्रवेश, पाचन क्रिया, रक्त संचार, उत्सर्जित पदार्थों का निकास, सभी जैव क्रियाएं जल पर ही आधारित है। शारीरिक क्रियाओं के अलावा जल अनेक क्रियाकलापों जैव हेतु आवश्यक है, जैसे खाना पकाना, आपका सफाई करना आदि। वनस्पतियों की सिंचाई, वृद्धि एवं बीजों के अंकुरण के लिए जल एक अपरिहार्य आवश्यकता है। उपरोक्त सभी गतिविधियों अर्थात जीवन के संचालन का मूल आधार है। अतः जल को जीवन की संज्ञा भी दी गई है। क्या है, जल को किसकी संज्ञा दी गई, तो जल ही जीवन है, सुना है आपने, तो जल को जीवन की संज्ञा भी दी गई है। आज के समय में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हमारे जीवन में अस्तित्व जो है, हमारे जीवन का जो हमारी लाइफ है वो कैसी है, संकट में है, क्योंकि जल जैसे मूल आधार का तेजी से प्रदूषण नियंत्रण जारी है, लगातार जारी है ना। और वह जल जिसमें अनेक प्रकार के खनिज, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ एवं गैसें एक निश्चित अनुपात अधिक मात्रा में घुल जाते हैं, प्रदूषित जल यानी पोल्यूटेड वाटर कहलाता है। नेक्स्ट, प्रदूषित होने की प्रक्रिया जल प्रदूषण कहलाती है। विभिन्न विद्वानों ने जल प्रदूषण की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले ग्रोवेका की, तो ग्रोवेका के अनुसार जल प्रदूषण का कार्य मनुष्य द्वारा बहती नदी में ऊर्जा या ऐसे पदार्थ का निस्तारण है जिससे जल के गुण में ह्रास हो जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की यदि मैं बात करूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इनके अनुसार प्राकृतिक या अन्य स्रोतों से उत्पन्न अवांछित बाह्य पदार्थों के कारण जल दूषित हो जाता है तथा वह विषाक्तता एवं सामान्य स्तर से कम ऑक्सीजन के कारण जीवों के लिए घातक हो जाता है तथा संक्रामक रोगों को फैलाने में सहायक भी होता है। अगर हम WHO के अनुसार बात करें, है ना। एलन गिप्लिन के अनुसार यदि बात करें तो इन्होंने क्या कहा कि मुख्यतः मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा जब जल के रासायनिक, भौतिक तथा जैविक गुणों में ह्रास पैदा हो जाता है तो उसे जल प्रदूषण कहते हैं। मतलब सबने अलग अलग पॉइंट रखे और इन पॉइंट्स की अगर हम संक्षेप में बात करें
तो हम ये कह सकते हैं कि जल के नैसर्गिक गुणों में किसी बाह्य पदार्थ के मिलने से जब परिवर्तन आता है और यह परिवर्तन जीवों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है तो यह जल प्रदूषित यानी वाटर पॉल्यूटेड कहलाता है आपका। ठीक, अब इसके प्रकार के कौन कौन से होते हैं आपने वहाँ पे पढ़ा था तो 2 होते थे, यहाँ पे देखो कितने। तो यहाँ पर आपका 4 वर्गों में बांटा गया। पहला आपका कौन सा है तो भौतिक प्रदूषण यानी फिजिकल पॉल्यूशन, दूसरा है आपका रासायनिक प्रदूषण, तीसरा है आपका शारीरिक प्रदूषण, चौथा है आपका जैविक प्रदूषण। यदि मैं भौतिक प्रदूषण की बात करूँ तो भौतिक गुण जैसे आपके गंध, स्वाद व ऊष्मीय गुणों से परिवर्तित होना ही क्या है भौतिक प्रदूषण है। नेक्स्ट रासायनिक प्रदूषण की बात करूँ तो उद्योगों से निकले विभिन्न रासायनिक पदार्थों के जल में मिलने से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को रासायनिक प्रदूषण क्या करते हैं, रासायनिक प्रदूषण भी आपका क्या कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो ज़रा शारीरिक प्रदूषण, मनुष्य की क्रियाविधि को हानि पहुंचाने वाले प्रदूषण को शारीरिक प्रदूषण या फिजियोलॉजिकल पॉल्यूशन कहते हैं। जैविक प्रदूषण की यदि बात की जाए, बायोलॉजिकल पॉल्यूशन की बात की जाए, जल में विभिन्न रोग जन्म यानी जीवाणुओं को मिलने से उत्पन्न प्रदूषण को जैविक प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण के कारण एवं स्रोत, वर्तमान युग में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि तथा औद्योगिकरण से नदी, झीलों व सागरों के जल में धीरे धीरे ऐसे पदार्थों की मात्रा बढ़ती जा रही है जिनसे मनुष्य, जीव जंतुओं तथा वनस्पति पर घातक प्रभाव पड़ता है। जल उपचार सुविधाओं की कमी, बढ़ती आबादी एवं मानवीय उदासीनता के कारण वर्तमान में जल प्रदूषण की समस्या विकराल रूप ग्रहण कर चुकी है ना। और जल प्रदूषण के कारण एवं स्रोत को भी 2 भाग में बांटा गया। तो जल प्रदूषण के कारण और स्रोत का पहला भाग है आपका प्राकृतिक स्रोत। कभी कभी भू संकलन के दौरान खनिज पदार्थों एवं पेड़ पौधों की पत्तियां जल में मिल जाती हैं जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। एवं इसके अतिरिक्त नदियां, झरनों, कुएं, तालाब का जल जिन स्थान से बहकर आता है ये इकट्ठा रहता है, वहाँ की भूमि में यदि खनिज की मात्रा अधिक है तो वहाँ जल में मिल जाता है जिससे यह जल कभी कभी नुकसानदेह साबित हो सकता है। यही कारण है कि कभी कभी क्षेत्र विशेष में एक बीमारी से बहुत से लोग पीड़ित हो जाते हैं क्योंकि उस क्षेत्र विशेष के लोग प्राकृतिक रूप से दूषित एक जैसे जल का उपयोग करते हैं। जल में जिन खनिजों या धातुओं का मिश्रण होता है उन्हें विषैले पदार्थ कहते हैं, जैसे आपका शीशा, पारा, ये नोट कर लीजिएगा, शीशा, पारा, आर्सेनिक और कैडमियम आपका ये क्या है, ये आपके घातक पदार्थ। इसके अतिरिक्त जल में बेरियम, कोबाल्ट, निकल एवं वेनेडियम जैसी विषैली पदार्थ भी अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। यदि इन पदार्थों में से किसी की मात्रा अधिक हो जाती है तो जल प्राकृतिक रूप से दूषित हो जाता है। अब अगर दूसरी बात करें तो वो है आपका मानवीय स्रोत यानी मैनमेड स्रोत। सबसे पहले वाहित मल यानी कि सीवेज, सबको पता है आपको, है ना। ऐसे पदार्थ के जल में समावेश होने से जल दूषित हो जाता है तथा पीने योग्य नहीं रह जाता। ये दूषित जल आपका टाइफाइड, पेचिस, हैजा, यकृत शोथ जैसी बीमारियों को फैलाता है। इसके अतिरिक्त वाहित मल में उपस्थित कार्बनिक तथा अकार्बनिक प्रदूषणों का विषैला प्रभाव जल में उपस्थित जीवों को नष्ट कर देता है, जिसके फलस्वरूप जीवाणुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों के विघटन हेतु ऑक्सीजन की मांग यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD बढ़ जाती है। घरों से निकलने गंदे पदार्थ से मिश्रित जल की BOD यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड 200 से 400 ppm होती है, जबकि स्वच्छ जल की BOD बहुत कम होती है। वाहित मल तथा कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से जल में घुली ऑक्सीजन प्रयोग की जाती है, जिससे जल में इसका अभाव हो जाता है तथा जलीय जीव भराते हैं। दूसरा है आपका अपमार्जक। क्या होता है, डिटर्जेंट्स क्या होता है। वर्तमान समय में अनेक प्रकार के कृत्रिम अपमार्जक यानी सिंथेटिक डिटर्जेंट्स का उपयोग घरों में किया जा रहा है क्योंकि साधारण साबुन की अपेक्षा ये अधिक साफ कपड़े धोते हैं। सफाई तथा धुलाई के कार्यों के दौरान ये पदार्थ नालियों में बहते हुए जल क्षेत्रों में जाकर के मिल जाते हैं और ये जल प्रदूषण के कारण भी बन जाते हैं। इन अपमार्जकों को 2 प्रकार के मुख्य रसायन उपस्थित होते हैं। पहला आपका फॉस्फेट वर्धक व पृष्ठ सक्रिय यानी कि सर्फेक्टेंट्स, है ना। फॉस्फेट वर्धक रसायन रचनात्मक आधार प्रदान करते हैं तथा पृष्ठ सक्रिय रसायन सफाई की क्रिया में भाग लेते हैं। एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट पृष्ठ सक्रिय रसायन है। प्रचलन की क्रिया में
ये दोनों घटक स्वतंत्र इकाई की तरह कार्य करते हैं तथा ये जल स्रोत में बहुत अधिक समय तक बने रहते हैं, क्योंकि ये पदार्थ ना तो प्रचलित जल शोधन से पूरी तरह पृथक हो पाते हैं और ना ही निम्नीकृत यानी डिग्रेड होते हैं। फास्फेट पदार्थ वर्धक पदार्थ शैवालों के लिए अत्यधिक वृद्धि करते हैं तथा शैवाल पानी की सतह पर फैल जाते हैं। इसको वाटर ब्लूम कहते हैं। इन शैवालों की मृत्यु होने पर कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होता है, जिससे ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप जलीय जीव की मृत्यु होने लगती है। इस कारण जलाशय में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक तथा जल की मात्रा कम होती जाती है, जिससे जलीय जीवों के लिए प्राणघातक स्थिति उत्पन्न भी हो जाती है। नेक्स्ट है देखो औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ, है ना। अधिकांश औद्योगिक क्षेत्र शहरों की बस्तियों से दूर नदियों, जलाशयों तथा नहरों के किनारे स्थित होते हैं, है ना। आप देखते होंगे इन उद्योगों के उत्पादन संयंत्र जल उपयोग पर निर्भर करते हैं। उत्पादन क्रिया के फलस्वरूप निकलने वाले बहिस्राव हानिकारक दूषित पदार्थों से युक्त रहते हैं, यानी कि जो उनका वेस्टेज निकलता है ना, उसमें बहुत सारे वेस्ट ऐसी चीज़ें होती हैं जो उस जल को क्या कर देते हैं, दूषित कर देते हैं। कृषि अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है, आपने देखा होगा इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड जैसे आपने देखा होगा यूज करते हुए कीटनाशी, जीवाणुनाशी, अपत्रणनाशी यानी वीडीसाइड्स, जिन्हें आप क्या कहते हैं, खरपतवार नाशक जो होते हैं, जैसे यूरिया हो गया, आपका डीडीटी हो गया, है ना। ये सब कीटनाशक प्रयोग जो करते हैं एक तरीके के, ये भी क्या है, ये भी आपके पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं इन एन इनडायरेक्टली वे में। यदि मैं बात करूं तो घरेलू बहिस्राव, आप डोमेस्टिक जो आपका एक तरीके से कचरा निकलता है, वो भी कैसे मैम, हमने कहा देखिए आप बहुत सारी ऐसी गतिविधियां होती हैं, जैसे खाना पकाने के समय, नहाने धोने, सफाई कार्यों के फलस्वरूप घरों के अपशिष्ट पदार्थ जैसे कूड़ा करकट, राख, कोयले के टुकड़े, अपमार्जक पदार्थ, कागज व कपड़ों के टुकड़े, सड़े गले व फल सब्जी, गंदा जल आदि एकत्र हो जाते हैं। ये पदार्थ घरों में खुली नालियों से होते हुए निकटस्थ जल स्रोत में मिल जाते हैं। इसके अतिरिक्त घरों में कीटनाशी, साबुन, प्रक्षालक आदि का प्रयोग भी किया जाता है, जो जल की प्रदूषण की समस्या पर विकराल रूप प्रदान कर रहे हैं। तापीय प्रदूषण पदार्थ की यदि बात करिए, थर्मल पॉल्यूटेंट्स की, तो अनेक औद्योगिक इकाइयों में रिएक्टरों का उपयोग किया जाता है। उन्हें उनके शीतलन के लिए अनेक नदी, तालाब आदि का जल उपयोग में लाया जाता है। शीतलन प्रक्रिया के दौरान जल गर्म हो जाता है, जिसे निकटस्थ जल स्रोत में छोड़ दिया जाता है। इससे जलीय जीव क्या होते हैं, मर जाते हैं। समझिए इतना गर्म पानी जो है वहाँ से निकलता है कि नॉर्मल जो आपके जैसे मछली है, छोटे छोटे बहुत से जीव ऐसे होते हैं जो जल में रहते हैं, है ना, तो वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। समुद्र में किए गए परमाणु परीक्षण संबंधी विस्फोटों से भी तापीय प्रदूषक छोड़ जाते हैं, जो समुद्री जीवों पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। इनके कारण अब तक 1000 प्रकार के समुद्री जीव क्या हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं। हमें भी 70% से अधिक ऑक्सीजन सागरों में उगने वाले पादप प्लवकों से प्राप्त होती है। अतः तापीय प्रदूषण को रोकना अनिवार्य है। तैलीय प्रदूषक क्या होता है, नदियों व समुद्रों में जलयानों से अपशिष्ट तेल के विसर्जन या तेल वाहक जहाजों में तेल चढ़ाते या उतारते समय तेल जल में फैल जाता है तथा जल प्रदूषण के कारण बन जाता है। समुद्र के किनारे खोदे गए जल के कुओं के रिसाव से भी समुद्र में जल प्रदूषण हो जाता है, जो तैलीय प्रदूषण के जलीय जीवों पर बुरा असर डालता है। भाई ऐसा होता है, आप देखते होंगे जैसे ये पानी है, तो पानी पे जब क्या होता है, तेल की लेयर ऊपर दिखती है। आप नॉर्मल भी घर पे देख लो, जब आप कटोरी में पानी रखा हो, 1-2 बूंद तेल उस पर अगर गिर जाता है तो वो तेल ऊपर तैरता है ना, फ्लोट करता है। तो वो तेल जब इस पर तैर रहा होगा तो जो सन की रेज है वो सीधे इस पर नहीं पड़ पाएंगी, और इस वजह से अब कोई भी जलीय जीव है वो ऊपर ऐसे आता है ना, तो वो सब चीज़ें उनको सांस लेने में दिक्कत होगी, हर चीज़ में दिक्कत होती है, इसलिए उनको भी बहुत नुकसान होता है। कीटनाशक पदार्थ से भी नुकसान होता है। ये सब आप देख पा रहे हैं जल प्रदूषण के कारक। अब अगर प्रभाव की बात पड़े तो सबसे ज़्यादा जलीय जीवों पर प्रभाव पड़ता है। अगर कैसा है पानी, जैसे लोगों को गर्म बहा देना, डिटर्जेंट युक्त पानी बड़े बड़े नदियों में बह जाता है ना, इंडस्ट्री से निकला हुआ वेस्ट नदियों में बह जाता है, उससे सबसे ज़्यादा जलीय जीवों को नुकसान होता है। पादपों पर प्रभाव भी पड़ता है। कैसे कि प्रदूषित जल में कवक, शैवाल, बैक्टीरिया तेजी से वृद्धि करते हैं तथा बड़ी बड़ी कॉलोनियां बना लेते हैं, जिससे सूर्य के प्रकाश की पहुंच नीचे तक नहीं हो पाती तथा इन पर आश्रित जीवों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है। नेक्स्ट है जंतुओं पर भी प्रभाव पड़ता है। डीडीटी कीटनाशक से प्रदूषित जल मछलियों की मृत्यु का कारण बनती है। जलीय जीव विविधता के नष्टीकरण से परितंत्र संतुलन की समस्या भी बढ़ जाती है। शैवालों की अत्यधिक वृद्धि से ऑक्सीजन
की कमी से अन्य जलीय जीवों की मृत्यु होने लगती है। जस्ता, शीशा, पारा आदि से प्रदूषित जल पीने से गाय, भैंस, बैल आदि पशुओं की भी मृत्यु। अब ऐसा तो है नहीं कि गाय भैंस के लिए फिल्टर वाला पानी आ रहा है, नहीं ना, आरओ बता रहे, आरओ वाला पानी आ रहा है। हे आरओ मतलब अभी वैकेंसी की बात हो रही थी ना, तो वही मुंह से निकला। खैर चलो कोई बात नहीं। तापीय प्रदूषण की यदि मैं बात करूं तो तापीय प्रदूषण से जलीय जीव भी मरने लगते हैं। मनुष्य पर प्रभाव भी पड़ता है। क्या मैं मनुष्य पर? अरे हाँ, हमने कहा मनुष्य पर भी। आप ही लोग गंदगी कीजिए और आप पर भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आप लोग अभी समझ नहीं रहे हैं। जब ह्यूमन बींग समझेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी शायद। पेयजल की सबसे बड़ी दिक्कत, पेयजल यानी जलवाहित बीमारियां जैसे हैजा। अब ये समझ लो, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि जल युक्त बीमारियां कौन सी होती हैं? हैजा, पेचिस, पीलिया, डायरिया, अमीबा, अतिसार, जियोर्डियता, बैक्टीरिया, वायरस तथा प्रोटोजोआ जनित रोग, ये सब क्या है? संक्रमण रोग फैलते हैं इससे। जलीय रासायनिक पदार्थ द्वारा जल में फ्लोराइड बढ़ने से दांतों में विकृति आ जाती है। भूमिगत जल में फेरस बाइकार्बोनेट के बढ़ने से बदहजमी व कोष्ठबद्धता आदि रोग फैलते हैं। नाइट्रेट हीमोग्लोबिन के साथ संयुक्त होकर ऑक्सीजन परिवहन पर प्रभाव डालकर रक्त प्रवाह को क्या कर देता है? क्षीण कर देता है। आर्सेनिक, पारा, लेड आदि रसायन भोजन श्रृंखला में पहुंचकर अनेक रोग फैलाते हैं। अन्य दुष्प्रभाव की यदि मैं बात करूं तो सूक्ष्मजीव व शैवाल जल के रंग को बदल देते हैं तथा पेयजल को अरुचिकर बनाते हैं। अम्लीय प्रदूषकों के कारण, अम्लीय मतलब एसिडिक जो आपके पॉल्यूटेंट्स होते हैं, उनके कारण धातु से बनी पाइप और टंकियों का संरक्षण होने लगता है। ये सब चीज़ें हो गई। जल शोधन के उपाय क्या है कि प्रकृति में जल के शोधन के उपाय सबसे बढ़िया क्या है? प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर इन नेचर। प्रकृति में जल का स्वतः शोधन तनुकरण यानी डाइल्यूशन विधि, धाराओं के प्रवाह, तापमान संतुलन तथा सूर्य के प्रकाश के द्वारा होता है। जल का कृत्रिम शोधन, घरेलू उपयोग के जल का शुद्धिकरण होना चाहिए। बॉइलिंग यानी जल को 15 से 20 मिनट उबालने से परजीवियों के अंडे, लार्वा तथा अन्य सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन, जल में उपस्थित बैक्टीरिया तथा अन्य अशुद्धियों को दूर करने के लिए चीनी मिट्टी की बनी कैंडी वाले निस्यंदक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बाजार में अनेक फिल्टर भी उपलब्ध हैं। क्या उसके में क्लोरोनीकरण, क्लोरिनेशन जो होता है ना, Cl2 है ना, आपने सुना होगा क्लोरीन। तो क्लोरीनीकरण, जल में क्लोरीन की उपस्थिति से सूक्ष्म जीवाणु नहीं पनप पाते। सोडियम व कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन डाइऑक्साइड रसायनों को जल शोधन हेतु प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गए आपके वाहित मल के उपचार की यदि बात की जाए तो एक होता है आपका प्राथमिक उपचार। इसमें 2 पॉइंट होते हैं। पहला एक होता है सन्निचानन, स्क्रीनिंग। इससे क्या होता है? वाहित मल को लोहे की जालियों से छानकर बड़े आकार के पदार्थों में अलग किया जाता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि वाहित मल को लोहे की जालियों से छानकर बड़े आकार के पदार्थों को अलग किया जाता है, ये कौन सी विधि कहलाती है? ऑप्शन 4 दिए होंगे तो आप क्या लगाएंगे? सन्निचानन। अब साधन क्या होता है? सेडिमिनेशन। इसमें होता है आपका सन्निक्षानित मल को ग्रेडिंग यंत्र यानी ग्राइंडिंग मशीन जो होती है ना, उसमें भेजा जाता है जिससे वो टुकड़े छोटे छोटे में परिवर्तित हो जाए। ये तो हो गया प्राथमिक उपचार के अंतर्गत 2 पार्ट। अब आप लोग क्या पढ़ेंगे? द्वितीय उपचार। द्वितीय उपचार में क्या होता है? इसे जैविक उपचार यानी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट को और क्या कहते हैं या द्वितीय उपचार को और क्या कहते हैं, ऑप्शन 4 दिए जाएंगे, आप क्या बताएंगे? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। यहाँ पर जैविक क्रिया के माध्यम से 30 से 40% का जल शुद्धिकरण करते हैं। इसकी प्रक्रिया कौन कौन सी है आपकी? तो एक है अपंक का अवायवीय पाचन यानी एनारोबिक डाइजेशन ऑफ स्लज, जैसे सूक्ष्म जीवों द्वारा किण्वन के लिए मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें प्रवाहित किया जाता है। स्वच्छ बहिस्राव का उपचार यानी प्राथमिक उपचार के बाद अवसादन कक्षाओं से निकलने बहिस्राव का उपचार किया जाता है। च्यावित निस्यंदक में ऑक्सीकरण, यहाँ पर अवसादन कक्षों से आए मल का क्लोरीनीकरण करके शुद्धिकरण किया जाता है। सक्रिय अपंक प्रक्रम की यदि बात करूँ तो कुंड में चक्रीकरण से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि हो जाती है जिससे 90% तक जल का शुद्धिकरण भी हो जाता है। तटीय उपचार की यदि बात करूं तो 90% शुद्ध जल में नाइट्रेट व फॉस्फेट की अशुद्धियां रह जाती है। इन्हें दूर करने हेतु क्लोरीनीकरण किया जाता है। जल शोधन की अन्य विधियां भी हैं आपकी। पहला है अस्थायी कठोरता का निर्माण, मतलब जल में कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण इस कठोरता को दूर करने के लिए बुझे हुए चूने का प्रयोग किया जाता है। स्थायी कठोरता का निवारण करने के लिए जल में कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा क्लोराइड व सल्फेट के द्वारा जनित इस कठोरता को दूर करने के लिए सोडा क्षार यानी सोडा एस, कास्टिक सोडा आदि रसायनों का प्रयोग करके परम्यूटेड विधि यानी परम्यूटेड प्रोसेस तथा
कैल्गन प्रोसेस द्वारा जल का शोधन भी किया जाता है। जल प्रदूषण को रोकने के बहुत से उपाय हैं। सबसे पहला कि उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषकों के निस्तारण, यानी जो भी निकलता है वहाँ का वेस्टेज, उसको एक्सट्रैक्ट करके समुचित व्यवस्था की जाए। उसकी जलाशयों के आसपास स्नान करने और कपड़े धोने के लिए प्रक्षालकों यानी डिटर्जेंट्स का प्रयोग करने से रोका जाए। लोगों को जलीय पौधों व शैवाल की वृद्धि होने पर उन्हें साफ कर दिया जाना चाहिए। जल स्रोतों में विशेष छोटी मछलियां पाली जाएं ताकि मच्छरों के अंडे व लार्वा को समाप्त किया जा सके। सभी लोगों को अपशिष्ट पदार्थ जो वेस्ट मटेरियल को जल में डालने से रोका जाए। पेयजल स्रोत जैसे कुआं, तालाब आदि को पक्का कराया जाए। कृषि कार्य हेतु उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग से रोका जाए। प्रदूषित जल का शुद्धिकरण, यानी कि जो आपका दूषित जल है उसको शुद्धिकरण भी किया जाए। वाहितमल का उपचार किया जाए। पर्यावरणीय शिक्षा, जल प्रदूषण को रोकने हेतु जन चेतना का विकास किया जाए और जल का दुरुपयोग होने से रोका जाए। तो संक्षेप में हम क्या कह सकते हैं कि उपरोक्त उपायों को अपनाकर ही जल प्रदूषण की समस्या से निपटा जा सकता है तथा स्वच्छ वातावरण की रचना भी की जा सकती है। अब जैसे आपने वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण से सब कुछ पढ़ लिया, वैसे ही पढ़ेंगे मृदा प्रदूषण यानी सॉइल प्रदूषण क्या है, सॉइल पोल्यूशन क्या है। मृदा पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। सीधी सी बात है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मृदा नहीं होगी तो खेती नहीं होगी, खेती नहीं होगी तो आप क्या खाएंगे? अगर आप कुछ खाएंगे नहीं तो फिर जीवित नहीं रह सकते। सभी वनस्पतियां तथा विभिन्न फसलें मृदा पर ही उगती हैं। उपजाऊ मृदा क्षेत्र में सबसे अधिक मानव जनसंख्या निवास करती है। अगर आपसे पूछ दिया जाए सबसे अधिक मानव जनसंख्या कहाँ निवास करती है? नदी के पास, मृदा उपजाऊ मृदा क्षेत्र के पास, है ना, ठंडे क्षेत्र के पास, गर्म क्षेत्र के पास। तो आप क्या लगाएंगे? उपजाऊ मृदा क्षेत्र के पास। खनिज चट्टानों के टूटकर बने चूर्ण, जीवाश्म व जल के मिश्रण से मृदा का निर्माण होता है। अगर आपसे पूछ, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मृदा का निर्माण होता है, या क्वेश्चन में से पूछ दिया जाए कि खनिज चट्टानों के टूटकर बने चूर्ण, जीवाश्म व जल के मिश्रण से क्या निर्मित होता है? ऑप्शन ए मृदा, ऑप्शन बी पत्थर, ऑप्शन सी चूना, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आप क्या लगा कर आएंगे? मृदा का निर्माण होता है। खनिज पदार्थों यानी मृदा को पोषित करते हैं। जीवाश्म मृदा की उत्पादकता में वृद्धि करते हैं तथा जल पोषक तत्वों का संचार करते हैं। जिस मृदा में कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि प्रमुख तत्व उपलब्ध होते हैं वे क्या कहलाते हैं? उपजाऊ मृदा कहलाती। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उपजाऊ मृदा में क्या क्या उपस्थित होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आप क्या लगा के आएंगे? इनमें से सभी। जैसे कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब तत्व क्या करते हैं? मृदा को उपजाऊ मृदा बना देते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ गौण तत्व की उपस्थिति से मृदा की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है। कौन कौन से गौण तत्व होते हैं आपके जिससे मृदा की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है? तो ये तत्व होते हैं आपके मैंगनीज, सल्फेट, आयोडीन, तांबा, जस्ता आदि। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, लोहा भी मृदा को खनिज तत्वों के रूप में पाए जाते हैं ना। ये सभी खनिज पदार्थ एक निश्चित अनुपात में मिलकर मृदा की उर्वरकता निर्धारित करते हैं। जब मृदा के रासायनिक संगठन यानी केमिकल कंपोजिशन या भौतिक स्वरूप में बाधा आती है तो मृदा की उत्पादकता पर बुरा असर पड़ता है। अधिक समय तक प्रभावी रहने पर यह मृदा प्रदूषण का भी जन्म ले लेती है। अब जैसे कुछ केमिकल्स हैं आपके, जब ये ज़्यादा मात्रा में हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं यही आपके क्या कहलाएंगे? सॉइल पोल्यूशन एक तरीके से हो जाएगा ये, है ना। तो मृदा प्रदूषण वास्तव में मानव के हस्तक्षेप के कारण होती है, परंतु फिर भी प्राकृतिक रूप से मृदा की उत्पादकता चक्रीय प्रक्रिया के फलस्वरूप बनी रहती है, साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू बनी रहती है। इसके कारण और स्रोत समझते हैं कि कॉजेज एंड सोर्सेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन। सबसे पहला रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों की बढ़ता उपयोग। अब आप देखिए हर किसान के पास रुपया हो जाता है, कीटनाशक प्रयोग कर रहा है, उससे कुछ नहीं हो रहा, उससे मृदा की उर्वरक क्षमता और कम हो जाएगी एक समय में। मृदा में पाए जाने वाले उन सूक्ष्म जीवों का विनाश होने लगता है जो जैविक क्रिया के माध्यम से भूमि को उपजाऊ क्षमता में वृद्धि करते हैं। मृदा के तापमान पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है, भूमि के पीएच को असंतुलित कर देते हैं। जैसे अमोनियम सल्फेट की निरंतरता प्रयोग से अम्लीयता तथा सोडियम नाइट्रेट रसायन क्षारीयता को बढ़ा देते हैं, मतलब उसकी एसिडिटी और बेसिसिटी को बढ़ा देते हैं। डीडीटी और बीएचसी जैसे हानिकारक विषाक्त रसायन फसलों के माध्यम से मानव शरीर में पहुंचकर उसके स्वास्थ्य पर, अब देखो वही चीज़ है जो फसल में हो रही वो हम लोग खाएंगे तो उसका कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव तो हम मानवों पर भी पड़ेगा ना। घरेलू अपशिष्ट से भी मृदा प्रदूषण होता है। जैसे कोई भी लकड़ी की चीज़, कांच की चीनी, टूटे सड़े गले फल, छिकला आदि कुछ निकला तो उठा बगल में फेंक दिया। उधर खंडहर है, उधर कहीं मिट्टी का कुछ बना है, उधर ग्राउंड बना है, जाए वहाँ फेंका है, वहाँ फेंका है, वहाँ फेंका है, सब क्या है? गंदगी तो है, मृदा प्रदूषण तो है। हमारे देश में शहरी आबादी द्वारा ठोस अपशिष्ट की मात्रा 15 करोड़ टन प्रतिवर्ष आकी गई है। इसके कारण घरों के आसपास खुली जगहों पर कूड़ा फेंकना तथा स्वच्छता के प्रति जागरूकता न होना, खुले स्थानों पर कूड़े के सड़ने तथा इसके अव्यवस्थित निक्षेपण के कारण ही मृदा प्रदूषण भी फैलता है। नगर पालिका का अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट, अन्य कारण जैसे मृदा का अम्लीय विकार, मृदा का क्षारीय विकार, भूक्षरण, सूक्ष्म जीवों का आक्रमण, ये सब कहीं ना कहीं क्या है?
मृदा प्रदूषण के स्रोत हैं, सोर्स हैं। इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं? तो मृदा की गुणवत्ता का ह्रास के कारण फसल उत्पादन में कमी आती है। प्रदूषित मृदा में उपजी फसलें मानव तथा अन्य जीवों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालती हैं। जैविक, रेडियोधर्मी और रासायनिक प्रदूषण उत्पन्न होते हैं जो पर्यावरण को असंतुलित करते हैं। मृदा प्रदूषण को रोकने के उपाय की यदि बात की जाए तो इसका सबसे पहले रिक्लेमेनेशन यानी कि लैंड भू परिष्करण करना चाहिए। उसके अंदर रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। अम्लीय भूमि को विकार को दूर करने हेतु समुचित जल निकास की व्यवस्था, चूने का उपयोग तथा पोटास युक्त खादों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसी भूमि का पर सहिष्णु फसलें उगाने से भी काफी स्तर तक अम्लीयता को रोका जा सकता है। समझ रहे हैं? नेक्स्ट है आपका वनोन्मूलन, डिफॉरेस्टेशन क्या है? देखो, पारिस्थितिकी तंत्र को के सुचारू संचालन में वनों की अपनी विशिष्ट भूमिका है, क्योंकि वन ही विविध प्रकार की वनस्पतियों एवं प्राणियों के क्या है? आधार हैं। इन्हीं वनस्पतियों एवं प्राणियों के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र में भोजन श्रृंखला अग्रसर होती है तथा जैव भू रासायनिक चक्र की निरंतरता बनी रहती है। संपूर्ण विश्व की वन संपदा ही पर्यावरण के जल चक्र यानी हाइड्रोजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र इत्यादि को क्रियाशील, संतुलित एवं नियमित रखने में विशेष भूमिका अदा करती है। लेकिन औद्योगिकरण की ओर अग्रसर मानव जाति उपरोक्त सभी बातों को भूलकर जीवन के मूलाधार अर्थात वृक्षों को काटने हेतु तेजी से दौड़ रही है। मानव द्वारा वनों को समूल नष्ट करने के कारण वनोन्मूलन जैसी गंभीर समस्या का प्रादुर्भाव हुआ है। वनों को पूर्णतया नष्टीकरण होने से पारिस्थितिकी संबंधी अनेक समस्याओं का जन्म स्वाभाविक रूप से हुआ। इन पारिस्थितिकीय समस्याओं के तत्काल एवं दूरगामी परिणाम हमारे समक्ष हैं। तो यहाँ से ये आपका निकल के आ रहा है कि वन प्राकृतिक संसाधनों के महत्वपूर्ण घटक है ना। जैसे आपके पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु से समृद्ध होते हैं, जिन पर प्राणी मात्र का अस्तित्व टिका हुआ है। देखो, भारत के भौगोलिक भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से वन क्षेत्रफल आपका कितना है? 7,50,300 वर्ग किलोमीटर। यह क्षेत्रफल लगभग 22.9% है, जबकि कृषि क्षेत्रफल आपका 46% माना गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कृषि क्षेत्रफल तो कितना बताएंगे? 46% माना गया। परंतु मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति, औद्योगिकरण, जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण आदि के कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके कारण वन क्षेत्र में तेजी से कमी आ रही है। सदियों से मानव मकान बनाने, पुल व नावों के निर्माण, ईंधन भवन निर्माण, पशुपालन तथा खेती के लिए वन क्षेत्रों को कम करता जा रहा है। पूरे विश्व में वनों के लिए मात्र वे स्थान छोड़े गए हैं जो कृषि योग्य नहीं है। आरंभ में पृथ्वी का 70% भूभाग वन आच्छादित था, जो आज केवल 2 अरब हेक्टेयर ही रह गया है। इसके कारण वनोत्पाद की बढ़ती मांग के साथ साथ कृषि विस्तार, नदी घाटी परियोजनाओं द्वारा सिंचाई तथा विद्युत अथवा शुद्ध व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वनों की कटाई किया जाना है। अतः स्पष्ट है कि विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वनों की कटाई के लिए भी वनोन्मूलन की संज्ञा दी जाती है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है, कुल मिला के अगर अपनी हिंदी शुद्ध भाषा में समझो तो पेड़ पौधे को उखाड़ के फेंक के उस जमीन को जो है इधर उधर के कामों में यूज़ कर लो, अपने यूज़ के लिए। समझ गए? एक तरीके से सेल्फिश बनना है ना। हमको ये नहीं देखना कि कितने पेड़ उखड़ रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, जबकि कितना लॉस होता है, कितनी इंडस्ट्रीज बनती है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, सब डिफॉरेस्टेशन ही तो है। जैसे आपने मम्मा पापा दादी दादियों को कहते सुना भी होगा कि कहीं से मान लो आप घूम के जा रहे हो तो बोलते हैं अरे जब हम लोग अपने ज़माने में आते रहे तो यहाँ पूरा जंगल है, खून करत रहा है। ऐसा सुना है ना कहते हुए। जैसे बूढ़े बुजुर्ग लोग हों या कोई भी तो कहते हैं अरे आज से 20-25 साल पहले यहाँ कुछ रही बे ना करे, देखो यहाँ पूरी मार्केट बन गए। तो लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डिफॉरेस्टेशन का ही तो कारण है ना। देखो उसके बाद में वनोन्मूलन के कारण क्या, प्राकृतिक कारण की यदि बात की जाए तो जैसे आपका सॉइल इरोजन, लैंडस्लाइड, ये सब भी प्रचंड कारक है। मानवीय कारक क्या है कि भैया सीधे सीधे वन खत्म कर करके अपनी कॉस्मेटिक की दुकान खोल लो है। ईंधन की आवश्यकता की पूर्ति हेतु भी ये किया जाता है। विकास परियोजनाओं का संचालन, खाद्यान्न की बढ़ती मांग, भाई अगर खाद्यान्न चाहिए तो काट काट के उसको कृषि भूमि के लिए वनों की कटाई कर देते हैं। अत्यधिक चराई, ओवरगेजिंग के कारण, शहरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति का कारण, भाई लोग क्या है गांव वाले घर छोड़ करके शहर में रहेंगे, काहे का एक पैसा बढ़ गया, शहर में जमीन खरीद ली है ना। तो अब वहाँ एक तरीके से अगर ऐसे होगा ट्रांसफॉर्मेशन तो सब सीधी सी बात है, कृषि संबंधी अज्ञानता के कारण, झूम कृषि के कारण। झूम कृषि पूछी जाती है तो याद रखिएगा विश्व में 3 अरब से भी ज़्यादा लोग इस कृषि पर निर्भर हैं। ये लोग प्रतिवर्ष 5 लाख हेक्टेयर भूमि से क्या करते हैं, वनों को जलाकर उनका सफाया कर देते ताकि वे यहाँ पर कृषि कर सके। इनका वनों के ह्रास का में 50% योगदान। अगर आपसे पूछ दे रहे सबसे ज़्यादा वनों के ह्रास में किसका योगदान रहता है तो झूम कृषि का कितना रहता है, 50%। भारत
के उत्तर पूर्वी राज्य जैसे बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ भाग इस कृषि की चपेट में हैं। उद्योगों के लिए कच्चा माल, ये सब चीज़ें। वनोन्मूलन के दुष्प्रभाव, सीधी सी बात है कि वन प्राकृतिक संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अतः वन विनाश का प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव अवश्य पड़ता है। उपजाऊ भूमि का कटाव, भूस्खलन, बाढ़, सूखा वर्षा की कमी, प्रदूषण आदि वनोन्मूलन के ही परिणाम है। वन विनाश से उत्पन्न कठिनाइयों को मुख्यतः 2 समूह में रखा जा सकता है, जो कि निम्नलिखित है। पहला है भौतिक कठिनाइयाँ, यानी वन विनाश से मौसम व जलवायु में अनिश्चितता बढ़ जाती है। वनों के कटने से जीवों के आवास स्थल या छिपने की जगह में कमी आई है। आवास स्थलों की कमी के कारण जीवों की संख्या में ह्रास हुआ है। जीवों की संख्या कम होने से मांसाहारी जीवों की संख्या में भी कमी आई है, जिसके फलस्वरूप जैव विविधता भी विलुप्त हो रही है। उसके बाद में पर्यावरण असंतुलन तथा पर्यावरण अवनयन की समस्याएं भी उपजी हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो इससे आपकी डिफॉरेस्टेशन से आ रही है। अगर वन संरक्षण हेतु समाधान की बात करें, बात तो हर कोई कर लेता है, लेकिन करता काम वो कोई नहीं है। प्रकृति की सुरक्षा एवं पर्यावरण की संतुलित करने के लिए कुछ संभावित समाधान करना अति आवश्यक है, अति तो आवश्यक है, लेकिन कोई करता ही नहीं है। बस केवल सिग्नेचर हो गए, उनके पास 50 लाख पहुंच गए, उन्होंने उस कागज पे सिग्नेचर कर दिया, इन्होंने उस पर कर दिया, बन गई इंडस्ट्री। कोई देखा है? प्रकृति ने हमें शुद्ध वायु, स्वच्छ जल, उर्वरता एवं प्रदूषण रहित भूमि तथा लहलाते हुए वृक्ष उपलब्ध कराए थे। समय के साथ साथ आवश्यकताओं एवं सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए पेड़ों की कटाई की गई, जिसके फलस्वरूप पर्यावरण संतुलन पूरा बिगड़ चुका है। अतः सरकार ने अपनी तीसरी भारतीय वन नीति 1988 में संशोधन करते हुए पेड़ों की कटाई पर कड़े प्रतिबंध लगाने चाहिए एवं जनसाधारण में चेतना जागृत करनी चाहिए, ताकि वे वनों की रक्षा एवं वृक्षों का पुनरारोपण करें, जिससे पर्यावरण को संतुलित किया जा सके। सरकार द्वारा कटाई पर भी प्रतिबंध लगाया जा चुका है, जैसे पेड़ों की कटाई को रोकना, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों का यूज़ ना करना, है ना। देखो, अगर इन सब चीज़ों को रोकना है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोगों को जागरूक करना, लोगों को उनका लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाना कि चिप्स का पैकेट खाए अगर बच्चे ने फेंक दिया तो बच्चों को तुरंत डांट लगाओ, ये नहीं कि फिर बाद में अपना भी फेंक रहे हो। ये सब चीज़ें केंद्र सरकार द्वारा भी वन संरक्षण हेतु बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं, देखो, जिन्हें आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। मृदा अपरदन की यदि बात की जाए, सॉइल इरोजन की बात की जाए, तो जिस प्रकार से फॉरेस्ट का आपने पढ़ा, उसी प्रकार से सॉइल का भी इरोजन हुआ है। इसके भी कारण है कि अत्यधिक चराई, वनों में आग लगना, वनों की कटाई होना, कृषि के गलत तरीके, है ना। ये सब चीज़ें क्या है? आपकी भूमि अपरदन है। भूमि अपरदन रोकने के लिए भी बहुत सारे उपाय हैं। और उसके बाद में आप देख सकते हैं जनसंख्या विस्फोट के लिए भी उत्तरदायी कारण है। बाल विवाह, सीधी सी बात है कि भाई अगर ज़्यादा जनसंख्या होगी तो ज़्यादा कहीं ना कहीं पॉल्यूशन होगा। ये सब आप देख पा रहे हैं। ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जिनसे आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। जैसे जनसंख्या विस्फोट को देश के आर्थिक विकास के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि बचत का अधिकांश भाग जनसंख्या के खर्च पर होने से पर राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती जा रही है ना। तो इस संदर्भ में विलाल्ड ने क्या कहा कि विकासशील राष्ट्रों की जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी होने पर आय में वृद्धि होती है, क्योंकि इन देशों में आर्थिक परिस्थितियां विकास के अनुकूल नहीं है। ये सब आप देख पा रहे हैं। खाद्य समस्याएं हैं, महंगाई है, शिक्षा की समस्या है, आवास की समस्या है, गरीबी है, निम्न जीवन स्तर है, परिवार का विघटन, मतलब अलग गाँव, जैसे नहीं चाचा अलग रहेंगे, ताऊ अलग रहेंगे, भैया अलग रहेंगे, भौजाई अलग रहेंगे, ये सब चीज़ें, राजनीतिक समस्या, अनुचित आय वितरण, देश का विकास, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाएंगी, है ना। तो एक तरीके से सबसे ज़्यादा अगर कोई बाधक है तो वो क्या? जनसंख्या विस्फोट है, जिसकी वजह से सब चीज़ें कहीं ना कहीं जनसंख्या विस्फोट से जुड़ी हुई है। चाहे आपका सॉइल पोल्यूशन हो, चाहे आपका डिफॉरेस्टेशन हो, चाहे आपका एयर पोल्यूशन हो, चाहे आपका वाटर पोल्यूशन है। ये हो गया आपका चैप्टर। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से कल आपकी यूनिट 3 के साथ में। तो फटाफट से एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, पीजी पॉइंट ऐप को, जहाँ पर आपको ये PDF अवेलेबल हो जाएगी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में। और उसके बाद में अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप पीजी पॉइंट सर्च करिए, वहाँ से जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ का, क्लासेस का लिंक मिल जाता है। धन्यवाद।